हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जर्नल पेपर से ही रिकॉर्डिंग चल रहा था, यानी कि हम पढ़ रहे थे हायर एजुकेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी हायर एजुकेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की। उसके अंदर हम चर्चा कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 की, यानी कि जो हमारा पार्ट 1 है 1 से 4 आर्टिकल के अंदर इंडिया एंड स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके थे। और पार्ट 2 यानी 5 से 11 के आर्टिकल जो हैं हमारे, वो जो आते हैं हमारे सिटीजनशिप, यानी किस प्रकार से सिटीजनशिप के जो हमारे संविधान के अंदर प्रावधान रखा गया है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को। पार्ट जो 3 है बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे पार्ट 3 की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो है हमारा, उसके अंदर आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल को लिया गया है 12 से 35 के आर्टिकल को हमने इसके अंदर जो रखा गया है पार्ट 3 के अंदर। इसको हम कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट होता है। संविधान का जो तीसरा पार्ट है, भाग है, अध्याय है, ये है हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ, यानी कि फंडामेंटल राइट से। किससे? फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको, उसका प्रावधान जो है हमारे आर्टिकल 12 से 35 और अध्याय 3 के अंदर संजोया गया है, रखा गया है, जो कि हमारे लिए जो आज़ादी का जो प्रतीक है, जो कि हम आज़ादी को अच्छे से पूर्ण रूप से जी पाते हैं, वो आधारभूत जो है हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के द्वारा ही हमें मिल पाए हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के अंदर क्या प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता है कि आर्टिकल्स जो है 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 6, यानी 6 संख्या है। पहले थी 7, लेकिन कुछ संशोधन के बाद इनकी संख्या जो है 7 कर दी गई, 6 कर दी गई। तो वो 6 कौन कौन से हैं, हम उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 और 13 की। 12 और 13 के अंदर आर्टिकल्स के अंदर फंडामेंटल्स राइट की डेफिनेशन को दिया गया है, यानी कि उसको 12 के अंदर डेफिनेशन है और 13 के अंदर उसको अल्पीकरण किया गया है, यानी कि छोटा करके संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी डेफिनेशन जो दी गई है, अल्पीकरण जो किया गया है, वो 12 से 13 आर्टिकल के अंदर दिया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 14 से 18, यानी कि 14 से 18 जो आर्टिकल है ये हमारा सबसे पहला अधिकार है, यानी कि पहला हमारा राइट है, यानी कि इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का मतलब समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। जो हमें समानता दी गई है, जो हमारी समानता है, यानी कि सभी नागरिक कानून के समक्ष रंग, भेद, लिंग, जात, समुदाय और किसी भी प्रकार से, यानी कि बात, भाषा, रंग, किसी भी प्रकार से अलग ना होकर, उनके साथ भेदभाव ना कर क्या है, समान है, एक जैसे हैं, समान रूप से है। यानी कि जो भारत का कानून है सभी लोगों पर, सभी जनता पर समान रूप से ही लागू किया जाता है, जो कहलाता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। इसके अंदर सबसे पहला जो 14वां जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 14 जो है
ये बताता है हमें कि जो हमारे यानी कि 14 नंबर आर्टिकल के अंदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि 14 नंबर आर्टिकल हमें बताता है कि कानून के सामने सभी जनता, सभी नागरिक एक समान है। किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, कहीं पे भी रहता हो भारत के अंदर, और उसको जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि इक्वालिटी यानी कि समानता जो है कानून के समक्ष एक तरह की है। यानी जो कानून है भारत का वो सभी नागरिकों पर एक तरह से ही फॉलो किया जाएगा, एक तरह से ही सभी लोगों पे लागू किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है 15 नंबर जो है हमारा आर्टिकल है, 15 नंबर आर्टिकल ये बताता है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन based on caste, color, community, religious, जेंडर, इस प्रकार से, यानी कि लिंग, रंग, भेद, जितने भी प्रकार के जाति है, धर्म है, या फिर लिंग है, रंग है, या अलग अलग समुदाय है, इनका सभी का अंत कर दिया गया है। यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल जो 16 है इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। आर्टिकल 16 जो है हमारा ये कहता है इक्वालिटी अबाउट सोशल स्कीम्स, इक्वालिटी अबाउट सोशल स्कीम्स, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, समान रूप से लोगों तक पहुंचाई जाती है। उसमें भी किसी भी प्रकार का भेदभाव या रुकावट नहीं होती। किसके अकॉर्डिंग? इक्वालिटी अबाउट सोशल स्कीम, यानी कि सामाजिक जो योजनाएं हैं वो आर्टिकल 16 के तहत सभी के लिए समान रूप से लागू होती है या फिर पहुंचाई जाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं हमारे 17 और 18 आर्टिकल की। चलिए, उसके बाद इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ये हमारी मौलिक अधिकार है, जो हमारे जो नॉर्मल लाइफ है, हमारा सामान्य जीवन है, उसके अंदर भी ये जो महत्वपूर्ण जो है भूमिका रखते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। उसके बाद आर्टिकल 17 जो है हमारा वो है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो रही है, हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो कौन सी रही है? छुआछूत की रही है।
जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, मौलिक अधिकारों को दिया गया, तो इसके अंदर इस चीज़ का प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म, जाति, रंग का हो, उसके साथ छुआछूत का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 17 के तहत ये एक कानूनी अपराध हो गया। कानूनी अपराध हो गया। यदि आप किसी के साथ छुआछूत वाला भेदभाव करते हैं तो वो कानूनी अपराध है, क्योंकि आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 जो है, इसके अंदर एंड ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल है, यानी कि जो उपाधियाँ, जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे कि सर की उपाधि दी जाती थी, लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी, इस प्रकार की जो उपाधियाँ दी जाती थी उनका हमारे संविधान के अंदर जो है पाबंदी लगा दी गई। यानी कि संविधान द्वारा उसका अंत कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 18 के अंदर है। आप जैसे कि देखते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग सर का इस्तेमाल ना करके जनाब या फिर कुछ अलग श्रीमान ना जो है कहकर पुकारते हैं। तो इससे यही होता है कि जो सर की जो उपाधि है उसका अंत कर दिया गया है। सर की उपाधि है या लॉर्ड है, इसकी उपाधियों का जो है अब अंत कर दिया गया है, और अब इसका प्रयोग जो है हमारे भारतीयों के लिए बंद कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसी के अंदर एक और आता है आर्टिकल 18C, यानी कि 18C। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है, कौन सा? भारत रत्न अवार्ड ओनली फॉर इंडियंस, यानी जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारतीयों के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। क्या? भारतीयों के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। आर्टिकल 18C के अंदर इसका प्रावधान किया गया है, यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसको सिर्फ भारतीयों के लिए ही, इस पुरस्कार को भारतीयों के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। तो ये हमारा 14 से 18 जो आर्टिकल है हमें इक्वलिटी जो का राइट है, हमारा जो समानता का जो अधिकार है उसको दर्शाता है, जिसके अंदर इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है, समानता का अधिकार हमने पढ़ा, जो कि 14 से 18 का था। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 19 to 22, यानी कि 19 से 22 का जो आर्टिकल है हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आज़ादी का, जो कि हमें आज़ाद भारत के अंदर रहने का अवसर देता है, यानी कि अधिकार देता है। वो आर्टिकल कहलाते हैं 19 से 22 के अंदर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया जाता है, यानी कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी का जो हमारा अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 के अंदर हमारा मौलिक अधिकारों के बीच के अंदर आता है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले जो 19 है, जो आर्टिकल 19 है हमारा, आर्टिकल 19 है जो हमारा, ये हमें बताता है हमारा व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी यानी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, यानी कि हम भारतीयों को ये अधिकार है कि हम अपने व्यक्तिगत बोल सकते हैं, व्यक्तिगत कहीं भी रह सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में जाकर हम कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार है हमें, यानी कि पर्सनल फ्रीडम का अधिकार कहलाता है,
यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी जो है, बोलने का जो अधिकार है, हमें हर जगह इंडिया के किसी भी कोने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। आर्टिकल 19 के अंदर ही एक आर्टिकल आता है 19.1, इसको कहा जाता है फ्रीडम फॉर मीडिया। क्या कहा जाता है? फ्रीडम फॉर मीडिया, यानी कि पत्राचार, जो पत्राचार का जो समय है, मीडिया जो है, हमारा जो मीडिया है उसको स्वतंत्रता दी गई है। ये कभी भी स्वतंत्रता जो है ख़त्म नहीं की जा सकती। यानी कि आर्टिकल 9.1 के अंदर फ्रीडम दी गई है मीडिया को, पत्रकारों को, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी का भी मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर अधिकार दिया गया है। आप देखते हैं कि कोरोना जो वायरस है, इसके पीरियड के अंदर, इस काल के अंदर सभी लोगों को जो है स्थगित कर दिया गया, कहीं पर कोई आ जा नहीं सकता था, ट्रेन, बसें, सब कुछ, यातायात के सभी साधनों को बंद कर दिया गया। लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि मीडिया जो है लगातार बना हुआ है, वो आपको लगातार खबरें दे रहा है, यहाँ पर इतने लोगों को संक्रमित हो गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये सभी जो आपके सामने पेश की जा रही हैं। आप टीवी, रेडियो, किसी भी तरीके से आप अपने जो संचार के माध्यम से उनको देख रहे हैं। तो वो क्या कारण है, उनको क्यों आज़ादी है? क्योंकि उनको आज़ादी मिली गई है 91 के हिसाब से, यानी 91 आर्टिकल जो है फ्रीडम फॉर मीडिया है। मीडिया को आज़ादी दी गई है फंडामेंटल राइट के अंदर, इसलिए वो आज़ाद है। और चाहे कितनी भी इमरजेंसी लग जाए, मीडिया की जो स्वतंत्रता का अंत नहीं होता, यानी मीडिया जो है हमेशा स्वतंत्र रहने वाली चीज़ है। उसी के अंदर 19A, आर्टिकल 19(1)A, ये जो आर्टिकल है, ये आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, भारतीय जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसको 2005 के अंदर बनाया गया था या स्थापित किया गया था 2005 के अंदर अरविंद ठोकरेवाल के द्वारा, जो कि 19(1)A RTI 2005 का जो है अधिकार हमारे को मिला है। हम किसी भी संस्था, इंस्टीट्यूट या कोई भी जो विभाग है उससे हम सूचना ले सकते हैं, किसी भी तरीके की सूचना आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, सूचना सिर्फ वही ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा गुप्त ना रखी गई हो। यानी अगर भारत सरकार द्वारा कोई चीज़, रेवेन्यू है, जो भी चीज़ है, कुछ चीज़ जो है गुप्त रखी गई है, तो अगर आप उनका बायोडाटा मांगते हैं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको डिटेल नहीं दी जा सकती। ओनली जो सार्वजनिक है, जिनकी डिटेल दी जा सकती है, उसका प्रावधान है, वो RTI के अंदर आप उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 20, आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन, कहता है कि प्रोटेक्शन फॉर कन्वेंशन फॉर क्राइम, यानी कि प्रोटेक्शन फॉर कन्वेंशन ऑफ क्राइम, कन्वेंशन फॉर क्राइम, यानी कि जब तक दोष सिद्ध ना हो, यानी कि जब तक किसी अपराध का दोष सिद्ध ना हो, उसका अपराधी को संरक्षण, यानी कि अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 20 के अंदर बताया गया है कि यदि आप किसी क्राइम के अंदर फंस गए हैं, आपने कोई अपराध किया हुआ है, और ये अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि कोर्ट आपको ये चीज़ की सिद्ध नहीं करती कि यह आप अपराधी हैं, या आपने अपराध किया है, तब तक आप उसके लिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। यानी आप अपने वकालत के लिए किसी वकील को हायर कर सकते हैं, कोई मतलब बचाव के लिए हर तरीके का जो कार्य कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, जब तक आप पे अपराध सिद्ध ना हो तब तक। उसके बाद आ जाता है 21, आर्टिकल 21 के अंदर कहा है प्रोटेक्शन फॉर नॉर्मल लाइफ,
प्रोटेक्शन फॉर नॉर्मल लाइफ, मतलब कि सामान्य जीवन की सुरक्षा, सामान्य जीवन की सुरक्षा। यानी कि आपको अधिकार है अपने सामान्य जीवन जीने का। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी अधिकारी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई भी आपको उकसा नहीं सकता, किसी भी प्रकार से आपको अपने जीवन से खेलने के लिए किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। यानी कि आप अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अधिकार पा चुके हैं। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं आराम से हर हालत के अंदर। यानी कि कोई आपको बंदी नहीं बना सकता, किसी भी प्रकार से आपको कोई उकसाता है या फिर कोई आपको प्रताड़ित करता है किसी चीज़ के लिए, आपको बंदी बनाता है, तो आप इसको जो है कानूनी अपराध के रूप में उसको जो है अपील कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं भारत सरकार से, गवर्नमेंट से, पुलिस से। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल, इसी के अंदर है आर्टिकल 21A। 21A यह जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल पूछता है एनटीए यूजीसी में, काफ़ी बार पूछा गया है, हर सत्र के अंदर पूछा जा सकता है और रिपीट भी हो सकता है दोबारा से, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है और हमें पता भी होना चाहिए। आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपको अधिकार है कि आप 21 के अकॉर्डिंग राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ले सकते हैं। यानी कि आप अपना जो आरंभिक शिक्षा है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, वो लेने का अधिकार रखा गया है, आरंभिक शिक्षा लेने का। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ने नहीं दे रहा है, आपको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दे रहा है, आपको बंधुआ बना के रख रहा है और आपको किसी भी हालत में रोकता है, तो वो कि कानूनी अपराध होगा, वो आर्टिकल का जो 21A का हनन होगा। तो आप इसके लिए भी कानूनी जो कार्रवाई कर सकते हैं। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपका मौलिक अधिकार ही है 21A के अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 22 आर्टिकल जो है वो है प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट इन सम केसेस। प्रोटेक्शन फॉर अरेस्टिंग इन सम केसेस, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 20 आपको बताता है कि किस प्रकार से कि आपको कोई गिरफ्तार करता है, आपको कोई बंदी बनाता है, तो आपको अधिकार है कि आप उसको अच्छे से छानबीन करें। यदि आप अपराधी नहीं हैं तो उसके लिए आप कानून से अपील करें। यानी कि कुछ दशाओं के अंदर जो है आपको बंदी बना जाए, गिरफ्तार किया जाए तो उसको संरक्षण दिया जाता है। मान लीजिए कोई महिला जो है वो अपराधी है और उसको अरेस्ट किया जाना है, तो याद रखिए कि आपको अधिकार है कि यदि कोई महिला कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी नहीं है साथ में, तो महिलाओं को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यदि संध्या का समय है, दिन छिप गया है और उसके बाद किसी महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाना है, तो वो भी उसका संरक्षण है। यानी कि संध्या के बाद समय, शाम के वक्त के बाद जो है महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोटेक्शन फॉर अरेस्टिंग इन सम केसेस के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तो आप इसको भी जो है राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला जो है हमारा मौलिक अधिकारों का जानने का हमें पूरा मतलब कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मौलिक अधिकार यदि हमें नहीं पता होंगे तो हम अपने
जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों का अच्छे से पता होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हमारे आर्टिकल 23 to 24। ये जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए। ये आर्टिकल है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई आपके साथ शोषण कर रहा है, शोषण जो है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर हमें अधिकार दिया गया है। शोषण यानी कि आर्टिकल 23 के अंदर दिया गया है लेबर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि श्रम शोषण, यानी कि समान कार्य समान वेतन का जो अधिकार है हमें दिया गया है 23 आर्टिकल के अंदर, हमारे फंडामेंटल राइट का जो एक भाग है 23 के अंदर। यानी कि आप समान कार्य कर रहे हैं तो आपको समान वेतन भी मिलना चाहिए। जो बहनें हैं जो स्कूल कॉलेजों के अंदर जॉब करती हैं या कहीं बाहर जॉब करती हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ कि वो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनसे कम सैलरी के अंदर ही कार्य करती हैं। तो और वो इस चीज़ को नहीं जानती कि किस प्रकार से उनका यहाँ पर शोषण हो रहा है। कार्य तो वो बिल्कुल पुरुष जो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है बिल्कुल समान रूप से करती हैं। किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हैं या फिर किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रही हैं या किसी बाहर किसी कार्यालय में कार्य करती हैं, समान कार्य करती हैं बिल्कुल। लेकिन जो उनको सैलरी है, जो उनका वेतन जो है वो उनको पुरुषों के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता। यानी कि समानता की बात तो हो रही है हमारे अधिकारों में, लेकिन शोषण किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। यानी कि यदि हमें आर्टिकल 23 को देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि समान कार्य समान वेतन, जितना कार्य हम समान पुरुषों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो महिलाओं को भी जो है बिल्कुल सेम वेतन मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अपने शोषण जो आपके साथ हो रहा है उससे बच के रहिए। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो समान वेतन समान कार्य समान वेतन का जो रूल है वो आर्टिकल 23 के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 24 जो है वो आता है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बाल शोषण। जो बच्चे 14 साल से छोटी उम्र के होते हैं, यदि कोई संस्था, कोई कार्यालय, कोई दुकान, कोई कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री, कोई मिल के अंदर 14 साल से कम व्यक्ति जो कि उम्र के बच्चे जो कार्य करते हैं वो एक कानूनी अपराध है। यानी कि उनका शोषण किया जा रहा है। कितना? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग वो एक क्या है? शोषण है, अपराध है। तो इससे भी हमें बचाना होगा। यानी कि हमें आर्टिकल 21A के अंदर बताया गया था आरंभिक शिक्षा लेने का अधिकार हमें दिया गया था। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, जो कि 86वें संशोधन 2002 के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आरंभिक शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि किसी बच्चे को 14 साल से छोटे बच्चे को यदि किसी संस्था के अंदर या किसी भी मिल के अंदर, दुकान के अंदर कार्य कर रहा है वो, तो वो एक कानूनी अपराध है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है। तो आप ऐसे किसी बच्चे को देखें तो तुरंत उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 के अंदर क्या बताया गया है? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि 23 और 24 हमारा जो तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका भी आप लिख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद चर्चा करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की। आर्टिकल हमारा जो अगला अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, उसकी चर्चा करते हैं। वो है 25 से 28। आर्टिकल 25 टू 28। राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, यानी कि इससे पता लगता है कि धर्म की स्वतंत्रता। आपको पता है कि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी कि उसका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई लिंग पर आधार नहीं है। यानी कि ये जो हमें आर्टिकल बताता है जो 25 से 28, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम अपने देश के अंदर रहकर किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई जो है दबाव या फिर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को नहीं अपनाया गया है। आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी समुदाय के जो है भागीदारी बन सकते हैं। इसके अंदर आपके साथ कोई भी अत्याचार या फिर कोई भी जो है प्रेशर नहीं डाला जाएगा। आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। इसका अधिकार आपको 25 से 28 के अंदर दिया गया है। 25 आर्टिकल जो हमें कहता है, 25 आर्टिकल कहता है हमें फ्रीडम फॉर कंडक्ट एंड पब्लिसिटी, कंडक्ट एंड पब्लिसिटी, यानी कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। आपको अपने धर्म का, आपका अपने समुदाय का, अपनी कम्युनिटी का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की निंदा नहीं कर सकते। आप अपने दूसरे धर्म की, साथ में रहने वाले दूसरे धर्मों की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रीडम फॉर आर्टिकल 26 जो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस वर्क, फ्रीडम फॉर मैनेज रिलीजियस वर्क, रिलीजियस वर्क, यानी कि आपके जो धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक जो आप प्रबंध करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जगराता होता है या फिर कोई बड़ा सारा हम सम्मेलन करते हैं, धार्मिक तौर पर सभी जन इकट्ठे होते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का जो प्रबंध है उनके हमें पूरे अधिकार है, पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के अंदर। क्या कि हम किसी भी प्रकार का रिलीजियस वर्क कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अंदर। उसके बाद आ जाता है 27 फ्रीडम इन 27 जो आर्टिकल है हमारा, वो कहता है कि फ्रीडम इन पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्रीडम इन पेमेंट इन टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, फॉर द प्रमोशन of religious, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की माफ़ी, यानी कि आप किसी धर्म के से जुड़े हुए हैं और उसकी तरक्की करवा रहे हैं, यानी कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर अपना जो है पैसा लगा रहे हैं उसको बनाने के लिए, उसको
बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का आप डोनेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको पैसे की टैक्स से आपको छूट मिलती है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो हमारे समाज के अंदर व्यक्ति जो रह रहे हैं वो बहुत सा पैसा जो है मंदिर मस्जिदों के अंदर गुरुद्वारों के अंदर डोनेट करते हैं। तो वो जो पैसा जो होता है उनका, उसके अंदर उनको टैक्स पे में छूट मिलती है, यानी उनको डिस्काउंट दिया जाता है टैक्स से। क्यों? क्योंकि वो जो अपना पैसा धर्म के प्रमोशन के लिए कर लगा रहे हैं, धर्म के प्रमोशन के लिए पैसा लगा रहे हैं, जिससे उनके क्या टैक्स के अंदर जो छूट दी जाती है भारत सरकार द्वारा 27 आर्टिकल के तहत। उसके बाद अगला जो आता है हमारा आर्टिकल 28, फ्रीडम फॉर रिलीजियस एजुकेशन। आर्टिकल 28, फ्रीडम फॉर रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा है, हमारी धार्मिक शिक्षा जो होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपने आज जो संस्थाएं खोली होती हैं अलग से धार्मिक शिक्षाओं के लिए, उनके अंदर भी हमें स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यानी कि हमें अधिकार है कि हम अपने धर्म के प्रसार प्रसारण के साथ उसकी जो शिक्षा है उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए पूरी इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 28 के अंदर। तो इस प्रकार जो है हमारा, इसको कहा जाता है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले पढ़ा समानता का अधिकार, फिर पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पढ़ा हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियस, यानी कि धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसको भी लिख लीजिए, फिर हम अगली अधिकार की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है हमारा अगला आर्टिकल आता है 29 to 30, जो कि हमारा अधिकार आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जो हमारी संस्कृति होती है उसका और शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है हमें 29 and 30, यानी कि हमारी संस्कृति की शिक्षा का जो जुड़ाव है, हमारी जो संस्कृति है यानी हमारा जो कल्चर है और उसकी शिक्षाएं हैं, उसके अंदर हमें भी जो स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 20 से 29 to 30 के अंदर। तो 29 आर्टिकल है हमें बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन इन इंटरेस्टेड ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक है, उनको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। यानी कि वो अपनी अल्पसंख्यक होने के कारण अपनी सुरक्षा जो रख सकते हैं, उसका अधिकार जो दिया गया है 29 के अंदर, यानी कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को जो बनाए रख सकते हैं आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 जो है वो कहता है कि राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश
to establish established and administration education and institute. यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। शिक्षा की जो संस्थाएं होती हैं उनको स्थापित करने का और प्रशासन के अंदर प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि उनको कुछ सीटों पर आरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज़ को कुछ सीटों पर आरक्षण दिया गया है ताकि वो प्रशासन करने के लिए अधिकार रखते हैं। किसमें? आर्टिकल 30 के अंदर। तो ये आ जाता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद अगली चर्चा करते हैं हमारा जो अगला जो महत्वपूर्ण जो हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 सभी जानते हैं कि हमारा कौन सा है, यानी कि कौन सा अधिकार है। आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब आपको पता होगा कि ये जो है 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट 44 यानी कि 1978 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 44वां जो है 44 अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। उसके अंदर एक्ट 6 के तहत इसको कैंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया यानी कि हमें जो पहले प्रॉपर्टी का अधिकार था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स 7 थे, 7वां जो था ये था, यानी कि 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था उसको अब हटा दिया गया है। कब? 1978 के 44 अमेंडमेंट में एक्ट 6 के तहत इसको हटा दिया गया है और इसको अब 300A के तहत लीगली एक्ट में रखा गया है। किसमें? लीगली राइट के अंदर, यानी कि जो कानूनी है, लीगली राइट बना दिया गया है, यानी कि कानून के अंदर इसको रखा गया है। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी, जितनी भी आपकी संपत्ति है, उसका ब्यौरा अब सरकार को आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 300A के तहत, जो कि लीगली राइट बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है 31 है जो कैंसिल कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। 7 ना होकर अब ओनली 6 जो है हमारे पास आर्टिकल्स रह गए, हमारे पास अधिकार रह गए हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हमारा आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स, यानी कि संविधान का उपचार। कौन सा आर्टिकल रह गया है? 32 से 35, 32 से 35 right to constitution reminds यानी कि संविधान का उपचार, ये जो है आर्टिकल 22 जो है इसके अंदर बताया गया है संविधान के उपचारों को। इसके अंदर 22 के अंदर 5 प्रकार की रिट बताई गई है। क्या बताई गई है? 5 प्रकार की याचिकाओं को रखा गया है। रिट यानी कि याचिका, 5 प्रकार की याचिका को उसके अंदर रखा गया है। यानी कि हमें हमारे अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है, हमारे
अधिकारों का कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर हमारे अधिकारों को हनन करता है तो हम इन 5 रिटों के द्वारा, 5 याचिकाओं के द्वारा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उन संस्थाओं, उन विभागों के ऊपर, क्योंकि वो हमारे अधिकारों को मार रहे हैं, यानी कि हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी 5 रिट है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर रिट आती है हमारी हैबेस कॉर्पस। फर्स्ट जो रिट है वो आती है हैबेस कॉर्पस, यानी कि हिंदी में बात करें तो बंधी प्रत्यक्षीकरण। बंधी प्रत्यक्षीकरण की जो बात है इसके अंदर आती है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए, गैर कानूनी तरीके से किसी को किडनैप कर लिया जाए या किसी को बंदी बना लिया जाए, तो वो भी क्या होता है, एक जो है रिट के माध्यम से, हैबेस कॉर्पस के द्वारा जो है कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जो रिट नंबर 1 कहलाता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 मैंडामस, यानी कि प्रामादेश। इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। प्रामादेश यानी कि अपने कर्तव्यों से कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई विभाग आपके उसको अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है, अपने कर्तव्यों से करने से इनकार करता है, अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाता, तो उसके अंदर भी जो है प्रामादेश यानी कि मंडामेंस जो हमारा रिट है, याचिका है, उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। बंदी प्रक्षेपण का मतलब होता है शारीरिक भाग। इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, किसका, मैंडामस का। उसके बाद आ जाता है प्रोहिबिशन। नंबर 3 पे जो रिट है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध लेख। इसके अंदर रिट के अंदर कहा जाता है, यानी कि न्यायालय के जो क्षेत्र होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, हमारे कोर्ट होते हैं, उनका जो क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र होता है, यदि कोई न्यायालय अपने बाहर के क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है, यानी कि उसके अधिकार में वो नहीं होने के कारण भी बाद में वो करता है, तो हम उससे जो उसके ऊंचे के जो न्यायालय हैं, हम वहाँ पर उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं, जो कहते हैं निषेध करना। क्या कहते हैं, निषेध करना, प्रोहिबिशन। उसके बाद आ जाता है अगला जो है सूचित किया जाना, सर्टिओरी। नंबर 4 पे आता है। ये थोड़े से शब्द जो हैं थोड़े से कठिन है बोलने में। सर्टिओरी का अर्थ होता है सूचित किया जाना, सूचित करना, यानी कि उत्प्रेक्षण। क्या, उत्प्रेक्षण, सूचित करना, यानी कि कोई न्यायालय अपने आदेश को सुरक्षित कर लेता है, रख लेता है, और उस न्यायालय के अगेंस्ट, यानी कि उस न्यायालय की अगर आप संतुष्टि नहीं पाते हैं, उस न्यायालय के मतलब कि जो उसका जो फैसला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसके द्वारा जो सर्टिओरी है, इसके द्वारा आप रिट के द्वारा आप जो ऊपर का जो न्यायालय होता है उसके अंदर अपील कर सकते हैं। और जो नंबर 5 होता है, नंबर 5 का जो रिट होता है वो होता है हमारा वारंट। क्या होता है, क्यू वारंट, वारंट्स। इसका अर्थ होता है अधिकार पृच्छ लेख, यानी कि वारंट, अधिकार पृच्छ
लेख, अधिकार पृच्छ लेख, क्यू वारंट नाम से इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पांचों की पांचों रिट होती है, यानी कि ये पांच जो रिट है कौन कौन सी, हैबस कर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरी और क्यू वारंट्स, ये जो पांच रिट हैं ये हमें अधिकार देता है 22 आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं संविधान का दिल, यानी कि संविधान का जो हार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल किसको, 32 को, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अच्छे से याद रखना है, जो दिल है संविधान का वो कौन सा है, आर्टिकल 32 संविधान का दिल कहलाता है। और इसको कहा गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको नाम दिया गया है। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि संविधान का दिल कहा है। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली चर्चा कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद 23 जो है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 इसको कहते हैं, ये जो हमारा आर्टिकल 23 होता है वो होता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू बेनिफिट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। क्या, पावर ऑफ पार्लियामेंट benefit and enforce fundamental right and enforce fundamental rights, यानी कि मौलिक अधिकारों के लाभ और लागू करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति संसद के पास जो सुरक्षित रखी गई है, यानी कि जितने भी अधिकार हैं वो कानून द्वारा ही पास होते हैं, यानी कि संसद के पास ही होते हैं, उसके द्वारा ही जो है संशोधन का जो कार्य किया जा सकता है। तो वो जो होता है पावर ऑफ पार्लियामेंट बेनिफिट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आ जाता है 24 राइट टू सीज फंडामेंटल राइट्स बाय आर्मी। आर्टिकल 24 राइट टू सीज, राइट टू आर्टिकल सीज फंडामेंटल राइट बाय आर्मी, यानी कि सैनिक शक्ति द्वारा फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करना। यानी कि आप देखते हैं कि किसी जगह पर कोई युद्ध हो गया, किसी आपसी किसी गृह युद्ध हो गया, किसी क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुविधा पैदा हो गई, तो क्या होता है वहाँ पर आईपीसी लागू कर दी जाती है। आईपीसी की 144 144 धारा को जो है एक्टिव किया जाता है, लागू किया जाता है, और उसके बाद वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे राइट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, किसके द्वारा, आर्मी द्वारा। वहाँ पे सैनिक शक्ति का राज हो जाता है, यानी कि आम आदमी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग। उसके बाद 35 जो है, आर्टिकल 35 भी होता है, जो वो भी क्या होता है, राइट टू पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोविजन, राइट टू पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कब हटाना है, कब रखना है,
इसका सारा प्रावधान जो होता है वो किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। वो आर्टिकल 35 के अंदर दिया गया है। यानी कि इसके जो मुख्य होते हैं वो हमारे गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री के आदेश पर ही ये सारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है आर्टिकल 35A। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि 35A क्या चीज़ है। 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल है 35A के अंदर, जो स्थायी निवासी जो है, जो उनकी स्थायित्व था, यानी कि जो वो परमानेंट वहाँ पे रहते थे और कोई लोग वहाँ पर जाके, आम लोग जाके नहीं बस सकते थे, उनका वहाँ पर परमानेंट यानी कि स्थायी तौर पर उनका सदस्यता थी, वो और ना कहीं पे जा सकते थे, ना वहाँ पे कोई दूसरी जनता वहाँ पे बस सकती थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो भारत सरकार द्वारा 35A को जो है 5/8/2019 को निरस्त कर दी गई, यानी कि कैंसिल कर दी गई। क्या कर दी गई? निरस्त कर दी गई, खत्म कर दी गई। कब? 5 अगस्त 2019 को 35A को निरस्त कर दिया गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों